नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल ज्ञान करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने संख्या पद्धति के फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था उसमें था रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, सम और विषम संख्याओं के बारे में समझा था, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझा था, इवन ऑड के बारे में समझा था, ठीक है, और प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में समझा था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अभी तक हमने जो समझा था फर्स्ट पार्ट में, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या थी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या थी, प्राकृतिक संख्या क्या होती थी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होती थी 1 से लेके इन्फिनिटी टाइम तक। कोई संख्या अगर 1 से स्टार्ट है और वो अनंत तक जा रही है तो उसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते थे। और यही प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहलाती थी। अब इसको पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। अब इसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले भाग को कहा जाएगा अभाज्य संख्या, दूसरे भाग को बोला जाएगा भाज्य संख्या। जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब प्राइम और कंपोजिट नंबर में अंतर समझना है हमें, ठीक है। ये दोनों होते क्या क्या हैं, तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं मैं। प्राइम नंबर, ठीक है, और इधर आ गया कंपोजिट नंबर। इन दोनों के बारे में समझेंगे। प्राइम नंबर वो हो जाते हैं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। जैसे दो गुणनखंड किसके किसके होंगे, दो, इसका 1 और 2, मतलब कि गुणनखंड का मतलब यहाँ से ये हो गया कि इनमें सिर्फ दो ही संख्याओं का भाग जा सकता है, एक नंबर और दो नंबर, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। दूसरा हो गया 3, 3 में दो ही संख्याओं का भाग जा सकता है, 1 और 3 का। 5 हो गया, 5 में दो ही संख्याओं का भाग जा सकता है, 1 और 5। अगला 13 ले लिया, 13 में दो ही संख्याओं का भाग जा सकता है, इसके अलावा और ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बात कंपोजिट नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। दो से अधिक मतलब कम से कम 3 संख्याएं होंगी उसके अंदर। तो कौन सी हो सकती हैं, जैसे आप ले 4, ठीक है, 4 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, और इटसेल्फ मतलब स्वयं से भी जाए भाग, ठीक है, स्वयं से भी उनमें भाग जाए। 6 हो गया, इसमें 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और 6 से भी जा रहा है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये अभाज्य है, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं, अब इससे आगे हम बात करते हैं
इसके अगले भाग में हम बात करते हैं कि एक होता है रिलेटिव प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, और एक होता है आपका को प्राइम। रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? रिलेटिव प्राइम नंबर को क्या बोल सकते हैं हम? रिलेटिवली प्राइम नंबर को क्या बोल सकते हैं? सापेक्षता है, सापेक्षता अभाज्य, सापेक्षता अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम और इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा का खेल है। जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं इसमें क्या होता है? ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो दो नंबर हम कोई भी ले लेते हैं, इसने बोला ऐसे कोई भी दो नंबर। तो दो नंबर, भाषा का ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों ऐसे उन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या ना हो जो दोनों से कट रही हो। ठीक है, तो ऐसे भी कोई दो कॉमन नंबर हम ले लेते हैं, 4 9। ठीक है, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे हम? 522। ठीक है, ये दो संख्याएं हमने ले ली। अब इसमें कोई भी कॉमन ना हो का मतलब ये है कि उसका HCF हमेशा 1 होगा। कैसे होगा? जैसे हम यहां समझते हैं इसको, HCF 1 से मतलब ये होता है कि अगर आपने LCM HCF पढ़ा होगा तो उसमें HCF जो होता है उसमें जैसे हमने 4 और 9 का ले लिया, तो 4 और 9 को कैसे तोड़ते थे? 2। ठीक है, 2 गुणा 2। ठीक है, 9 को क्या करते थे? 3 गुणा 3। HCF वो चीज़ होती है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें 2 2 का पेयर है, इसमें 3 3 का है, तो इसमें कोई भी दो को जो संख्या इसमें है वो इसमें नहीं, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। मगर यहाँ पे एक देखा जाए तो एक यहाँ दोनों में है। ठीक है, तो वो HCF तो एक होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा चाहे कैसी भी संख्या हो। ठीक है, मगर और भी कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, कोई भी दो नंबर हो। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही परिभाषा चलेगी कि ऐसे कोई भी दो नंबर हो जिनमें कुछ भी कॉमन हो, मगर वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आपका जो परिभाषा यही चलेगी, ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मगर इसका भी क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका भी HCF 1 ही होना चाहिए। अब ऐसे कोई दो को प्राइम लेते हैं, जैसे लेते हैं
37, ठीक है, दिख रहा है आपको लोगों को, 37 हो गया, 5 13 हो गया। देखिए इनमें क्या है, इसमें भी देखा जाए तो उसमें ये आपके जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, मगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखो ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ठीक है, यहाँ सम, मगर यहाँ देखो आपको सारे विषम संख्याएं मिलेंगी, सारी की सारी विषम संख्याएं मिलेंगी। तो ठीक है, इनका भी HCF1 होता है, ये इन दोनों में बेसिक अंतर था। जहाँ तक वो सवाल हमारा इससे आता है, इससे भी आ जाता है, अगर संख्याओं को पहचानना आ जाए तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए दोनों को डिफरेंस करके बताया गया है, ठीक है। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा था, ये होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की सीरीज क्या होती है? प्राइम नंबर की सीरीज होती है 2, 3, 5, 7, ठीक है, और कौन सी होती है प्राइम नंबर की सीरीज? 13, ये इस तरह की चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें आप नोटिस करो कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो एक सम संख्या है। पूरे सीरीज में यही एक होती है सम संख्या, बाकी सभी विषम संख्या होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी सारी अनंत तक जाएंगी वो सब विषम संख्याएं होंगी। यही एक ऐसी एकलौती संख्या है जो कि आपकी सम संख्या होती है, ठीक है। तो सवाल में ये आ सकता है, थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपका आंसर हमेशा 2 होना चाहिए। अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि लगातार 3 अभाज्य संख्याओं कौन सी होती है, तो लगातार 3 अभाज्य संख्या यही होती है, इसके अलावा नहीं होती। लगातार मतलब क्रमागत, लगातार जो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो देखो 2 का है, ठीक है, और यहाँ नहीं है, यहाँ अंतर नहीं है, आगे अंतर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो लगातार जो होती हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं जो विषम में है वो ये है, सम संख्या सबसे छोटी ये होती है, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं की सीरीज क्या होती है? भाज्य संख्याओं की सीरीज में क्या आएगा आपका? 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 8, 10, 9 आएगा, 9, 10, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी। इसमें एक सवाल ये आता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? वो 9 होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो 9 होती है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताना है, मतलब अभाज्य संख्या ये बताना है। तो कितने होते हैं 1 से 50 तक प्राइम नंबर? 1 से 50 तक ये होते हैं आपके 15, ठीक है। और 51 से 100 तक कितने होते हैं?
51 से 100 तक कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। तो 1 से 100 तक कितने होंगे प्राइम नंबर? तो सीधी सी बात है, 1 से 50 तक 15 है, 51 से 100 तक आपका 100 है, तो 1 से 100 तक होंगे 25। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखने का, ये इसको याद रखना ही है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि जैसे क्वेश्चन ये समझ लेते हैं, ले लेते हैं कि दो प्राइम संख्याओं का जोड़ कितना होगा, दो प्राइम संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो प्राइम मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो 3 + 7 कितना होगा? 10। ये क्या है? एक सम संख्या आ रही है, मतलब जो दो विषम संख्याएं हैं, अगर दो ओड हैं तो उनका हमेशा कितना आएगा? सम आएगा। ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये विषम है। तो यहां समझ लेते हैं, ओड प्लस ओड हमेशा इवन होता है। ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ओड एक संख्या ले लीजिए 1, इवन ले लीजिए 2, ठीक है। यहाँ ओड ले लीजिए 3, इवन ले लीजिए 2, कितना होगा? ये 5 होगा। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का, ये एक तरीके का ओड ही हुआ, समझ रहे हैं? इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन कितना आएगा? इवन में ले लीजिए आप 2, यहाँ ले लीजिए 4, कितना होगा? 6। ये क्या है आपका? ये इवन है। तो इस तरीके से भी हम इसको पहचान सकते हैं कि ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, और इवन प्लस ओड क्या होता है। ये इसको इस तरीके से संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब एक चीज हमेशा पूछी जाती है सवालों में, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। क्या पूछी जाती है? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको हम अंग्रेजी में क्या समझते हैं? फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू को प्रत्यक्ष संख्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष संख्या या प्रत्यक्ष मान बोल सकते हैं। वैसे संख्या नहीं, मान लिख लीजिए यहाँ पे, प्रत्यक्ष मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू स्थानीय, प्लेस मतलब स्थान होता है, स्थानीय मान। ये सवाल में अक्सर पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मतलब स्थान, स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान बताइए। तो कोई भी आपको एक संख्या दे दी जाएगी, सपोज करिए यहाँ पे 4, 5, 6, 9, 8, 7, ये कोई सीरीज है इस तरीके की, ठीक है। ये हो सकता है और भी लंबी चली जाए, हो सकता है छोटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फेस वैल्यू को। फेस होता है चेहरा। वो पूछेगा कि 6 का आप मुझे फेस वैल्यू बताइए, ठीक है। 6 का आप मुझे फेस वैल्यू बताओ। फेस का मतलब होता है चेहरा। तो 6 का चेहरा कैसा है, मतलब 6 का फेस कैसा है? 6 का फेस तो 6 के जैसा ही है। तो 6 का फेस कितना है? 6 का फेस तो 6 के जैसा ही दिख रहा है। ये तो है नहीं कि 7 की तरह दिख रहा है या 6000 की जगह दिख रहा है, नहीं हो रहा ना। तो 6 का चेहरा 6 के जैसे दिख रहा है, तो इसको फेस वैल्यू हो गया। और अगर आ जाइए प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 6 का, अगर 6 का ही प्लेस वैल्यू पूछ ले तो क्या करेंगे?
तो 6 कौन से स्थान पे है, तो 6 पहले लिख दीजिए, उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उसमें 0 बना दीजिए। तो ये 6000 के स्थान पे है, स्थान इसका 6000 वाले जगह पे है, ठीक है। तो अगला एक और ले लेते हैं, अगर हम 5 का देखें तो फेस वैल्यू कितना होगा और प्लेस वैल्यू कितना होगा। मतलब फेस वैल्यू का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो कितना होगा इसका, 6 का फेस कैसा दिख, 5 का फेस कैसा दिख रहा है, 5 की तरह दिख रहा है। और ये इसका जितने आगे इसकी संख्याएं हैं उतने 0 बना दीजिए। तो ये संख्या पद्धति को आज हमने समझा है बहुत डिटेल में। ये हमने अभी तक जो पढ़ा था इसके अंदर संख्या पद्धति में, वो इसका वर्गीकरण था कि हमने इसको कितने भागों में बांट सकता है, किस संख्या पद्धति कितने टाइप की होती हैं। मोटे मोटे तौर पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता इसके अंदर थ्योरी सेक्शन में। अब हम जो संख्या पद्धति को पढ़ेंगे वो चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होता है, तो ये भी जो इकाई का अंक अगर पूछा था सवाल में तो वो भी संख्या पद्धति का ही पार्ट है, बट वो एक अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है, वो पढ़ेंगे हम उसी के अंदर। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ ये सेकंड पार्ट इसका खत्म ही होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनके टॉपिक्स बनाए गए हैं। जैसे आपकी इकाई का अंक पूछा गया है, शून्यांकों की संख्या पूछा गया है, गुणनखंड कैसे होते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, एलसीएम एचसीएफ भी इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो सीरीज कैसे काउंट करना वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये हम सब चीज़ें एक एक करके सीखेंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप ईजी मत लीजिएगा कि कुछ नहीं आता, इसमें टॉपिक बड़ा है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी किसी भी रिलेटिव चैप्टर्स में पूछा जा सकता है, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कहाँ ना पूछे जाए, ठीक है। मगर यह है कि आप ये लगा लीजिए, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, जैसे हम अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, उसके अंदर 100 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए 8 से 9 क्वेश्चन ये आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अगर 50 नंबर का है तो इसी के रेशियो में आप 4 से 5 ले लीजिए, 6 भी से ले सकते हैं, ठीक है। अगर 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और कहीं कहीं 25 नंबर का पेपर होता है, जैसे आपका अभी लेखपाल का चल रहा है, तो लेखपाल में 25 मार्क्स का भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप 25 मार्क्स का मान सकते हैं इसको। इसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए आप, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों बस आज यहीं तक की हम क्लास रखते हैं, आगे के टॉपिक को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, जिसमें हम इकाई के अंक से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या होती है इकाई के अंक, कैसे संख्याओं में कैसे निकाला जाता है। किसी के वर्ग में अगर कोई संख्या रखी गई, जैसे सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे 45 है और इसकी पावर कुछ भी हो 8, 7, 6, तो इसमें पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होता है, क्या होगा, तो इतनी बड़ी संख्या का घात लगी हुई है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम उसको बहुत आसानी से समझेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कैसे होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा, या देखने के बाद उसको घबरा जाते हैं कि कैसे होंगे सवाल, ये तो बहुत बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा ही हो जाता है। आप उसको करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। तो आगे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अब सब्सक्राइब बहुत कम है हमारे, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टॉपिक बहुत अच्छे आएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और मैं कोशिश करूँगा आपको सभी चीज़ों को डिटेल में समझाया जाए। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, उसकी वजह क्या है कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको बहुत स्पीड से ले जाएंगे तो इतनी स्पीड से निकलेगा दिमाग से, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, समय लगेगा, अच्छी बात है, नो डाउट, मगर जो पढ़ेंगे हम अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जल्दी में कुछ नहीं पढ़ना है, भले आपका 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, मगर जो पढ़ना है वो अच्छा पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों आज मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट्स करके भी बताइए कि क्या मेरे अंदर सुधार करना चाहिए, आपको बताने के लिए कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सचर ले चल रहा हूँ। बहुत से हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चे भी हैं, इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, मगर मैं दोनों को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जैसे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को कभी कभी हिंदी में ना पूछ के इंग्लिश में पूछ लेता है, तो कन्फ्यूजन ना रहे। थ्योरी सेक्शन को तो आप पूरा पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों को मिक्सचर,
जब आप क्वेश्चन की बात आएगी तो क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़िए। मैं सारे क्वेश्चन हिंदी में कराऊंगा, ठीक। मगर थ्योरी सेक्शन को मैं जो कंप्लीट करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों से करूंगा। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं उनको लिए भी अलग से क्वेश्चन इंग्लिश में भी लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर करिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्दी ही दूंगा। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस बहुत है।